गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. गुड इवनिंग शेफ, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो लास्ट जीके क्लास विच हैपेंड लास्ट टू लास्ट वेंसडे, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? तो आई फॉरगॉट कि क्या डिस्कस किया था। बट ठीक है, तो हमने मतलब एवरी वीक वी डिस्कस और एवरी ऑल्टरनेट वीक वी डिस्कस फ्यू थिंग्स इन जीके, राइट? तो टुडेज एजेंडा इज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो मैं ये सब जो जीके आप लोग को करा रहा हूँ वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्टली सीयूईटी में जीके काफी एग्जॉस्टिव आता है, काफी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से ही मैं टॉपिक्स चूज करके आपको ये करवा रहा हूँ, राइट? तो एक बार सीयूईटी लेवल से अपना हो जाएगा जीके, तो बाकी एग्जाम्स में भी मोर और लेस वी विल बी सेफ। तो आई एम डूइंग दैट। तो जो हमारा पैटर्न अभी चल रहा है जीके डिस्कस करने का, वो है कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका आंसर आप लोग ट्राई करते हो, राइट, इन द चैट, एंड देन आई टेल द आंसर एंड फ्यू अदर डिटेल्स जो मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। तो आप में से कुछ लोग ने तो ऑलमोस्ट सारी क्लासेस अटेंड की हैं, जो भी पहले की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं वो लोग रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग्स चेक, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में आपके ऐप में रिकॉर्डिंग होगी। तो मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? इफ माई वॉइस इज क्लियर यू कैन शो अ थम्स अप, और चैट में लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ओके निष्ठा, थैंक यू। थैंक ठीक है ऋषभ, थैंक यू अक्षता। सो वील स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे, जल्दी जल्दी बातचीत करते हैं, राइट? सो जैसा हर क्लास में होता है फॉर्मेट, वैसे ही होगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप फिर वो क्वेश्चन का आंसर, इफ यू नो यू कैन पुट द आंसर इन चैट, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। विच ऑफ दीज monitors the economic policy in India? तो आरबीआई, मैक्सिमम लोगों का आंसर है आरबीआई। ऋषभ का आंसर है, एक दो लोगों का आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज नॉट द आरबीआई। तो देखिए, दो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है? देयर आर टू पॉलिसीज जो इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। वन इज दिस इकोनॉमिक पॉलिसी एंड सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? तो इकोनॉमिक पॉलिसी is obviously governed by the government, which is Ministry of Finance. ठीक है हितांश, ओके, राइट। एंड सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, राइट? तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जिसमें ये लोग आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी जो रेट्स हैं जो बैंकिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वो सारी मॉनेटरी पॉलिसीज के अंडर अंडर आते हैं, राइट? तो मॉनेटरी पॉलिसी दैट मीन्स द पॉलिसी दैट अफेक्ट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो जो भी पॉलिसी पैरामीटर्स मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो मनी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में, उसको अफेक्ट करते हैं, वो सारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं और वो आरबीआई गवर्न करता है। ठीक है, बाकी जो एक पॉलिसीज हैं कि हमें ट्रेड डेफिसिट कितना रखना है इस साल, हमारा बजट डेफिसिट कितना होना चाहिए, वो सारी जो पॉलिसीज हैं, हमें कितना स्पेंड करना है, कितना टैक्स रखना है कि हमारी रेवेन्यू है, तो वो सब जो पॉलिसीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करता है। ठीक है, समझ आ गया, ध्यान रहेगा।
सो दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यूनियन बजट प्रिपेयर करना, तो अभी रिसेंटली बिकॉज गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जून में, तो उसके बाद एक बजट आया था। नॉर्मली जब कोई इलेक्शन नहीं होता है तो बजट, यूनियन बजट इज अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में होता है। बट जब इलेक्शन होता है तो फिर जून और जुलाई के मंथ में बजट अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बेसिक फंक्शंस, बजट अनाउंस करना ऑफ कोर्स, फिर रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का डायरेक्ट सिस्टम है टैक्सेस, और उसके अलावा काफी सारे इनडायरेक्ट सिस्टम्स भी हैं। फिर वो रेवेन्यू से फिर गवर्नमेंट खर्चा कर दिया डिफरेंट स्कीम्स पे। ठीक है, कंट्रोल एंड एलोकेट सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंसेस। तो बहुत सारे फाइनेंसेस ऐसे होते हैं जो कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, और फिर उसको वो लोग स्टेट्स की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। जैसे जीएसटी है, जीएसटी का पूरा कलेक्शन एक बार तो आरबीआई में ही जाता है, राइट। हम लोग भी जीएसटी पे करते हैं, जो आप लोग फीस पे करते हैं उसमें से। तो ऑल ऑफ दैट गोज टू द आरबीआई, एंड वंस दैट टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई में, उसके बाद हर एक स्टेट को उनका परसेंटेज वहां से दिया जाता है, क्योंकि स्टेट्स को भी अपने स्टेट के अंदर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए, तो वो भी ये जीएसटी के जो फंडिंग है उसमें से ही आता है। तो कुछ 2 वीक्स पहले का निर्मला सीतारमन जी का एक स्टेटमेंट भी है कि जो भी जीएसटी कलेक्शन हमारे पास आता है, अगर 100 रुपीज हम टैक्स लेते हैं तो उसमें से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 24 रुपीज बचते हैं, रिमेनिंग 76 रुपीज इज गिवन टू द स्टेट्स। तो ऐसा है। ठीक है, सो रेगुलेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब ऑफ कोर्स आरबीआई तो ही है, बाकी भी जितने भी बैंक्स हैं उनको भी क्या रेगुलेशंस लगेंगे। सेबी है बताया कि से समझ लो। है ना। तो जो भी अपने बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको रेगुलेट करना, जैसे सेबी है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, वो सारी चीजें। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करना। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, सो व्हाट डज द एक्रोनिम जीडीपी स्टैंड फॉर इन इकोनॉमिक टर्म्स? तो आई थिंक ये तो सभी को पता ही होगा, है ना। तो द एक्रोनिम इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर इज ऑप्शन ए। तो जीडीपी का फुल फॉर्म जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो तो सही है, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? कोई अनम्यूट करके बता सकेगा जीडीपी में एग्जैक्टली क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या नहीं इंक्लूड किया जाता है? ये अक्षता। Sir, GDP actually means the total amount of production which is done in the country, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच इज डन इन द कंट्री। wherein the nationality is not taken really into consideration. ओके, सो इफ अ फॉरेन नेशनल इज वर्किंग इन इंडिया, तो उनका भी जो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन है वो भी जीडीपी में काउंट होगा, हाँ दैट। सर, वो कुछ 82 डेज का पीरियड होता है। अगर वो 82 पीरियड मतलब डेज का पीरियड से एक्सीड कर जाते हैं इंडिया के अंदर, तो हम्म। उसके बाद में वो काउंट हो जाएगा। अच्छा, तो कंटिन्यूस 82 डेज। हाँ, there is a minimum period for which अगर हमारे the country is still producing inside India, तो it is हम्म। included in our GDP because हमारी resources use हो रही ना to produce the goods, हाँ produce राइट, the product. ओके। धनंजय बोलिए, आपका भी हैंड रेज्ड था। मेजर ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर। हम्म, ठीक है। सो द आंसर इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, मैंने एक ग्राफिक यहाँ पे डाला हुआ है। तो मैं इंटरनेट से ही लेता हूँ, तो जिस भी सोर्स से मैं लेता हूँ वो मैं यहाँ पे उनका सोर्स का नाम रख देता हूँ, राइट। सो दो तरीके से कैलकुलेट होता है जीडीपी, इनकम मेथड से एंड एक्सपेंडिचर मेथड से, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल ऑफ यूर फाइनेंस मीन्स कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि व्हाट इज जीडीपी। इस साल तो हमारे लिए इकोनॉमिक्स में है भी ये the first इकोनॉमिक्स chapter में है। measurement हाँ, of national income, we have it this year. ओके। हाँ तो ठीक है, मतलब जीडीपी के बारे में तो आप लोग को पता ही है फिर।
Which of the following is the primary goal of the Indian government's Make in India initiative? Reduce the budget deficit. A. A. ठीक है, मुझे लगता है अचानक से ही सब आंसर डी आने लग गए, सबने ऑप्शन ए पढ़ के पहले आंसर ए टाइप कर दिया, देन यू रीच टिल ऑप्शन डी, अब डी आ रहा है सबको। I think it's B because first two, I don't think there's any connection with Make in India. हम्म। So C again, decrease the literacy rate. वो तो इंडिया की ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकती for any scheme because we're a developing country. So we will not So mix D. our personal opinions here, ठीक है। तो so make in India, तो point is this is like an invitation कि come make in India, right, and then sell it to the world। तो ये इस तरीके का स्कीम है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोग सिर्फ फॉरेनर्स को ही इनवाइट कर रहे हैं इंडिया में कि आप अपनी फैक्ट्री लगाइए इंडिया में, राइट। सो इट इज इनविटेशन फॉर द इंडियंस एज वेल कि आप इंडियंस भी इंडिया में फैक्ट्रीज लगाओ, प्रोडक्शन करो और फिर उसको आप बाहर एक्सपोर्ट करो, राइट। सो व्हाई इज द गवर्नमेंट डूइंग दिस? इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि हमें जो हमारा बजट डेफिसिट है वो रिड्यूस करना है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज बजट डेफिसिट, तो इट इज सिंपल कि हम लोग जितना हमारा जो एक्सपेंडिचर है और हमारी जो इनकम है, राइट, उसको हम लोग कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी पर्पस है, यहाँ पे मैंने आंसर ए दिया है, टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मैंने ये लिखा है, बट इट शुड बी ऑप्शन डी, ठीक है। बजट डेफिसिट, अच्छा बजट डेफिसिट है ना, नहीं नहीं, सही, तो ऑप्शन ए होगा। बजट डेफिसिट इज रॉन्ग हेयर, इट शुड बी ट्रेड डेफिसिट। बजट डेफिसिट लिखा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इट हैज टू बी ट्रेड डेफिसिट। तो अगर डी नहीं है तो फिर ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा दैट वी वांट टू इनवाइट फॉरेनर्स इन इंडिया टू सेट अप फैक्ट्रीज। तो इसी स्कीम के अंडर जो एप्पल का मोबाइल्स का प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, सैमसंग हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ इट्स मोबाइल्स, ठीक है। टेस्ला हैज आल्सो बीन ट्राइंग टू इंटर इंडिया टू सेट अप देयर फैक्ट्री प्रोडक्शन। तो वो सब इसी स्कीम के अंडर ही हो रहा है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? व्हाई डू वी वांट द फैक्ट्रीज टू कम अप इन इंडिया? तो उसका एडवांटेज, मैं एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, बट ये एक वर्ड की वजह से गलत हो गया, राइट। सो दैट वी वांट टू रिड्यूस अवर ट्रेड डेफिसिट। अभी हम लोग जितना इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अवर एक्सपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स आर मच मोर एज कम्पेयर टू अवर एक्सपोर्ट्स। सो दैट इज वाई हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज हमें, मतलब हमारी रेवेन्यू से ज्यादा हमारे एक्सपेंडिचर है। हाँ वो बजट डेफिसिट हो गया, बट हम लोग बिकॉज वी वांट नो टू बी, बट टेक्निकली अगर हम इंपोर्ट्स ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी इट्स आल्सो कॉन्सिक्वेंस बजट डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा ना, बिकॉज इफ यू आर इंपोर्टिंग विल बी स्पेंडिंग मोर टू ऑब्टेन दोस इंपोर्ट्स। बट बजट डेफिसिट में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है कि उसमें अर्निंग हाँ फ्रॉम हाँ हाँ टैक्सेस एंड वो या सारी चीजें भी आ जाती है। हाँ। बट यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ वी विल प्रोड्यूस मोर इन आवर कंट्री देन वी विल बी एबल टू इम्पोर्ट लेस। एक तो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक तो वो फैक्टर होगा, एंड बिकॉज वी विल हैव मोर प्रोडक्शन तो देयर देन वी मे थिंक ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। तो वो दोनों तरफ वर्क करेगा। सो दैट इज द मेन पर्पस। तो अगर यहाँ पे बजट की जगह पे ट्रेड डेफिसिट होता तो देन दैट वुड हैव बीन द आंसर। अभी ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। ओके, सो विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिया, आप कुछ बोल रहे हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट? ठीक है, तो देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या है?
इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो आरबीआई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो अभी एक क्वेश्चन आया, ट्रेड डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट, ये क्या होते हैं? तो ट्रेड डेफिसिट तो अभी मैंने ऊपर बता ही दिया कि एवरी कंट्री एक्सपोर्ट्स सम गुड्स एंड ऑल्सो इम्पोर्ट्स सम गुड्स। तो हमारा कंट्री का जो इम्पोर्ट है उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है, परसेंटेज है, वो है ऑयल का, राइट? तो वी आर एन ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन। उसके अलावा भी और बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, बट ऑयल उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट है। सो एंड वी ऑल्सो एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ स्टफ, बट हमारा जो टोटल इंपोर्ट है, राइट, सो टोटल इंपोर्ट इज मच मोर देन एज कंपेयर टू अवर एक्सपोर्ट्स। तो दैट इज वाई हमारा जो एक्सपेंडिचर है इट इज लेस, इट इज मोर एज कंपेयर टू अवर इनकम। तो क्योंकि इंपोर्ट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो हम लोग खर्चा ज्यादा करते हैं और इनकम कम करते हैं। सो दैट इज वाई वहां पे हमारा नुकसान है, डेफिसिट है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट, राइट? तो ये ट्रेड डेफिसिट हुआ। सम अदर कंट्रीज विच एक्सपोर्ट मोर एज कम, फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना एक्सपोर्ट बहुत कुछ करता है एंड इंपोर्ट कम करते हैं एज कंपेयर टू दैट, तो दे आर ट्रेड सरप्लस कंट्री। ठीक है, तो ये ट्रेड की बात हुई। बजट का डेफिसिट का मतलब क्या? बजट जब भी एक कंट्री का बनता है, तो जैसे आपकी फैमिली का बजट बनता होगा कि उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी होगी इस ईयर में, वो उसका एस्टिमेट लगाया जाता है, एंड हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे इस ईयर में, उसका एस्टिमेट लगाया जाता है, राइट? तो नॉर्मली तो अगर एक फैमिली में बजट बन रहा है तो उसमें यही ध्यान रखा जाएगा कि इनकम हैज टू बी मोर देन द एक्सपेंसेस, कि हमारी कुछ सेविंग हो जाए अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर। बट व्हेन अ कंट्री मेक्स बजट एंड इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो दे नॉर्मली स्पेंड मोर एज कंपेयर टू व्हाट दे अर्न, राइट? तो उनकी जो अर्निंग होती है वो कम होती है उनके एक्सपेंसेस से, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, राइट? बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो दे विल नीड मोर फंड्स, राइट? सो एज कंपेयर टू इनकम, तो जब क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, सो अगेन यहाँ पे खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो दिस इज कॉल्ड अ डेफिसिट। एंड ये बजट में है हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो दिस इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। तो इसमें जो इनकम है वो टैक्सेस से या गवर्नमेंट की जितनी भी पीएसयू चलती हैं उनकी अर्निंग, उनके शेयर सेल करने से, वो सब अर्निंग होती है। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज आरबीआई। इसमें अब एक्सप्लेन करने का नहीं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे ही कर दिया था। ठीक है, सो दीज आर सम प्राइमरी फंक्शंस जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं, प्राइमरी कंपोनेंट्स। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ट्रेजरी लिक्विड रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो दीज आर सम प्राइमरी फंक्शंस जो आरबीआई मॉनिटर करता है, एंड टाइम टू टाइम ये रेट्स को वो चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी की हेल्थ। ठीक है, तो अगर समझिए इन्फ्लेशन है, राइट, इफ इन्फ्लेशन इज हाई अबव द रिक्वायर्ड लेवल, तो आरबीआई को क्या स्टेप्स लेने होते हैं? इफ देयर इज Could you हाई, repeat the question? इफ देयर इज हाई इन्फ्लेशन, राइट, देन व्हाट स्टेप्स डज आरबीआई टेक? तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने पड़ते हैं ना? हाँ, तो मनी सप्लाई रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Sir, they will increase the repo rates as well हाँ, as the reverse repo rates the and the reverse bank repo rates rate, as well. वेरी ऑल गुड। थ्री रेट को इंक्रीज कर जाती है। हाँ, तो हाई इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कम देनी चाहिए, राइट? सो दैट दे आर दे विल वांट टू स्पेंड लेस, एंड इफ दैट इज द पर्पस, तो हाउ कैन वी रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द जनरल पर्सन? हाउ कैन वी टेक देयर मनी? वी विल motivate them to keep their money in the bank, right? That means we would want the bank to offer more interest rates on their schemes. ठीक है, so if that happens then people will not spend, they will keep their money in their banks. अब तो यूपीआई की वजह से खर्चा बहुत जल्दी होने लग गया, बट आइडियल इकोनॉमी में वो पर्पस है। ठीक है, so what is the primary objective of the Indian government's प्रधानमंत्री जनधन योजना? कौन ऐसे ऐसे कर रहा है? आया बोल रहे हो आजकल भाई ये सब लोग किया क्या रहे हैं? गर्व क्या कर रहे हैं?
Option B, to provide financial inclusion. जनधन योजना, राइट। तो जनधन योजना में एग्जैक्टली हुआ क्या है वो आपको अगर मैं बताऊं तो आपको आंसर पता चल जाएगा, राइट। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना मीन्स एक टाइम था जब बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स खोले गए थे। एवरी पर्सन इज गिवन 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आई गेस। नहीं, वो ये वाली स्कीम नहीं है, वो है मनरेगा, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट MNREG. गारंटी स्कीम, ठीक है, गारंटी एक्ट। ठीक है, तो वो ये 100 days का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट होगा, वो वाली स्कीम ये नहीं है। दिस इज दैट जब एवरीवन few मस्ट years हैव ago, देयर बैंक अकाउंट। यस वर्षा। हाँ, जो ऑनलाइन बैंकिंग से हुआ था, वी हैड द, हाँ, अब तो राइट, सारी के सारे बैंक अकाउंट्स खोले हुए हैं, तो हाँ, डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन फॉर एवरीबॉडी। राइट। तो देखिए पहले क्या था, बिफोर 2014 मीन्स जो लोअर क्लास है, जो वी कैन से पुअर क्लास है, दे डिड नॉट हैव बैंक अकाउंट। उनकी जो अर्निंग भी होती थी वो कैश में होती थी, वो जहाँ पे भी काम करते थे उनको कैश में ही पेमेंट मिलती थी। तो इसकी वजह से इशू क्या आता था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बहुत सारी आप बोल सकते हो कि बेनिफिशियरी स्कीम्स चलाती है, जिसमें लोगों को वो लोग पैसे देते हैं बिकॉज ऑफ सम स्कीम्स, ठीक है, कि वो लोग आपका अपना फूड परचेज कर पाए, या कुछ स्कीम्स होती हैं जिसमें उनको पैसे देने होते हैं टू बाय देयर गैस, कुकिंग गैस। ठीक है, तो ये सारी जो स्कीम्स हैं इसमें इनको कैश देना पड़ता था बिकॉज दे डिड नॉट हैव द बैंक अकाउंट्स। और जब कैश आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक गांव में आएगा तो बहुत सारे लोगों के थ्रू होते हुए वो कैश आएगा, तो उसमें बहुत सारा लीकेज होता था। लीकेज मतलब एक समझ लो फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो पैसे निकले, फिर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आए, तो उसने थोड़ा कैश रख लिया, आगे भेजा, फिर किसी विलेज पंचायत तक गए तो वहां पे भी थोड़ा कैश रख लिया, तो फाइनल जो यूजर है वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता था, राइट। So once this was said, when central government sends 1 rupee, it by the time it reaches the end user, it only remains 15 पैसे, तो 85 पैसे बीच में कहीं 85% of the money that was sent it it vanishes। ठीक है, तो वो क्यों होता था, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन थे। तो अंडर दिस scheme, everybody was given this opportunity to open a bank account, right? And उसके बाद अभी क्या हुआ, those bank accounts were linked with Aadhaar, and now all these financial help measures are online। ठीक है, अब जो भी पैसे हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ जाते हैं, तो जो मिडिल मैन वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। ठीक है, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस scheme। So this is the scheme to provide financial inclusion। ठीक है, so this is the data, these many accounts were open till 16th August 2023। तो ये लास्ट ईयर का डेटा है, we are on 21st August 2024। ठीक है, तो लास्ट ईयर का डेटा, तो टिल दिस डेट तो 60 करोड़ के आसपास अकाउंट अभी तक खोले गए हैं अंडर दिस स्कीम। तो ये स्कीम में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप एक अकाउंट में, एक बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे तो देयर विल बी सम मिनिमम अमाउंट दैट यू नीड टू कीप इन दैट अकाउंट, अगर वो सेविंग्स अकाउंट है। ठीक है, रूरल एरियाज में अगर गवर्नमेंट बैंक है तो वो जीरो बैलेंस पे भी ओपन कर सकते हैं, बट प्राइवेट बैंक्स नॉर्मली अर्बन एरियाज में 10,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपको अपने अकाउंट में इतना तो रखना पड़ेगा। ठीक है, बट ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स आर जीरो बैलेंस अकाउंट्स, मींस इफ द बैलेंस रिमेन्स जीरो ऑल्सो, देन ऑल्सो द अकाउंट विल रिमेन एक्टिव। ठीक है, उसको बंद नहीं किया जाएगा। तो ये अकाउंट्स का एडवांटेजेस क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी अपने दे सकते हैं लोगों को, उनको ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब उनको स्कीम्स का जो एडवांटेज है वो तो हम दे ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, माइक्रो इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विसेज उनको मिल रही है, राइट, क्रेडिट गारंटी फंड इनको सबको मिल रहा है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? डायरेक्ट टैक्स ना, जीएसटी इज नॉट डायरेक्ट टैक्स। ठीक है,
राइट। तो इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? जो टैक्स पे कर रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा है। टैक्स तो गवर्नमेंट को ही दिया जाएगा, और तो कोई टैक्स लेता नहीं है, राइट। So whoever is paying the tax, that person is paying the tax directly to the government. Then it is called direct tax. So income tax is such a tax which is directly paid to the government, right? So all of us individuals, आप लोग तो अभी अर्न नहीं कर रहे, तो आपकी फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनका इनकम टैक्स जाता होगा, तो वो डायरेक्टली वो पर्सन के अकाउंट से गवर्नमेंट को चला जाता है, राइट। सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी पे तो एक कस्टमर करता है, बट वो कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं देता। वी बाय द सर्विसेज और द प्रोडक्ट्स एंड वी पे फॉर देम टू द पर्सन हु इज डीलिंग, राइट। और फिर वो ये टैक्स पे करता है। जैसे आप लोग फीस देते हैं तो उसमें से जीएसटी हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, बट वो पेमेंट जीएसटी का आपने ही किया है, राइट। सो दैट इज वाई जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स कौन सा होता है? वैल्यू एडिड टैक्स अब नहीं होता, ये जीएसटी के पहले था, वैट, राइट। तो जीएसटी के पहले वी वैट होता था गुड्स पे, एंड सर्विस टैक्स होता था सर्विसेज पे। तो वो दोनों को हटा के अब जीएसटी एक सिंगल टैक्स लगा दिया गया है। सो बिफोर जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, उसके पहले दो टाइप के टैक्स होते थे, वैट होता था एंड सर्विस टैक्स होता था, राइट। सो वैट वाज ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज ऑन सर्विसेज। तो अभी वो दोनों को हटा के इट इज जीएसटी। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में ये सब आता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो ऑल ऑफ देम, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, ये सब आपको पता होगा, राइट। प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑल ऑफ देम आर डायरेक्ट टैक्सेस। वैट अब कहाँ लगता है? अब कौन सी चीज पे लगता है वैट? There are a number of other बाकी a lot of taxes को साथ में मिलकर जीएसटी है ना, वो हाँ सारी की जी, सारी टैक्सेस को हटाकर हाँ अभी जीएसटी है। अब ये पिक्चर में है 2017 से। लिकर पे एंड पेट्रोल, ये दोनों जीएसटी के अंडर नहीं आए हैं। हाँ, तो पेट्रोल मींस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिकर, दीज टू इन, बिकॉज ये दोनों चीजें जो है वो स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा अर्निंग्स लाते हैं, लिकर एज वेल एज पेट्रोल। तो कोई भी स्टेट रेडी नहीं है अपने अर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए। तो पेट्रोल एंड लिकर, दीज टू आर स्टिल नॉट अंडर जीएसटी। तो इस पे आप जीएसटी पे नहीं करते हो, तो इस पे टैक्स तो लगता ही है, बट दैट इज द अदर टैक्स में, आई थिंक वैट ही है। Which Indian scheme aims to provide affordable housing to economically weaker sections and low income groups? एनआरजीए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ो। दैट्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक सॉरी। है सिद्धि। प्रधानमंत्री ठीक है ठीक। आवास योजना। हाँ, आवास योजना, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द अफोर्डेबल हाउसिंग। हाउसिंग मीन्स आवास in Hindi, right? So the scheme is प्रधानमंत्री आवास योजना, right? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस इज दैट एक्ट जो अभी थोड़ी देर पहले एक जन ने मेंशन किया था चैट में, कि सभी को 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटीड मिलेगा पूरे साल में, ठीक है। तो 100 डेज में वो दे आर एक्सपेक्टेड टू अर्न दैट मच कि वो पूरे साल का अपना फैमिली का खर्चा निकाल सके, ऐसा है, ठीक है। सो पीएम आवास योजना, तो ये इन अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट मेक्स अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर दोज हु आर लिविंग इन स्लम्स, राइट। एंड देन दोज हाउसेज आर अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, या उसका लकी ड्रॉ निकलता है फिर, ठीक है।
तो इसके पर्पसेस क्या है? 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स: रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज हु आर लिविंग इन स्लम्स, टू प्रोवाइड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम टू इंडिविजुअल्स। अगर कोई इंडिविजुअल भी अपना घर लेना चाहे तो उनको सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी मतलब थोड़ा खर्चा गवर्नमेंट विल बेयर एंड रिमेनिंग खर्चा द पर्सन विल बेयर। टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज, मतलब फैसिलिटीज मीन्स लोन्स वगैरह अब उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड वीकर सेक्शंस को, मतलब ये एक ही बात होगी, वीकर सेक्शंस को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना। तो ये सब जो है वो ISSR, AHP, BLC, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है कि दीज आर द एम्स दैट वी वांट टू अचीव विद दिस स्कीम। डी वाला कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। कौशल्य मतलब होता है स्किल, ठीक है। तो रूरल, ग्रामीण मीन्स रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हम लोगों को स्किल प्रोवाइड करके हम वी वुड वांट कि वो लोग रूरल एरियाज में ही अपना कुछ बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर दें, सो दैट दे डोंट हैव टू शिफ्ट टू सिटी टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द थर्ड स्कीम, फोर्थ स्कीम। What does the term fiscal deficit refer to in the context of Indian economy? तो fiscal deficit मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, right? Fiscal deficit और budget Option A. deficit, right? Fiscal deficit और budget deficit are the same. The difference between the total revenue and total expenditure of the government. Of That the is, government. right? Option A. Fiscal deficit और budget deficit. Surplus tax revenue over government spending. So that will not be called deficit. C में जो लिखा है वो deficit नहीं होगा, वो surplus हो जाएगा। अगर आपके टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, मीन्स आपकी अर्निंग ज्यादा है एंड स्पेंडिंग कम है, देन यू आर अ सरप्लस गवर्नमेंट, राइट? सरप्लस कंट्री। बात समझ आ रही है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज इंडिया इज इन डेफिसिट, तो इट इज द रेवेन्यू इज लेस, द अर्निंग इज लेस, द एक्सपेंडिचर इज मोर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पता नहीं आप लोग के दिमाग में आता है कि नहीं, फिर एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है, अर्निंग कम है, देन हाउ डज द गवर्नमेंट ब्रिंग दैट मनी जो कि कम पड़ रही है? इसका मीनिंग सीधा सीधा तो यही हुआ ना, दैट यू आर स्पेंडिंग मोर देन यू आर अर्निंग, राइट? तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है दैट यू डिडंट अर्न, वो आपने खर्च कर दी, तो हाउ, वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? सो देर आर फ्यू आंसर्स: लोन, डेट, बोरोइंग्स, डेफिसिट, फाइनेंसिंग और डेब्ट, ठीक है। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट डेट लेती है, तो टू टेक दैट डेट वो कहाँ से लेते हैं? बहुत बार अपने देश की जनता से ही ले लेते हैं। सो दे इशू सम बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं या उसको सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो क्योंकि वो गवर्नमेंट है तो ऐसा ट्रस्ट होता है लोगों का कि दे विल रीपे देयर डेट्स, राइट? नहीं, वर्ल्ड बैंक से हम लोग ऐसे दिन भर अपना डे टू डे खर्चे चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जा सकते। एक जन का आंसर आया है वर्ल्ड बैंक, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग डेफिसिट वाला बजट बनाएं और फिर जितना डेफिसिट है वो पैसा लेने वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाए, फिर तो सब लोग ही डेफिसिट का बजट बनाएंगे ना, राइट? सो वर्ल्ड बैंक डज नॉट डू दैट। वो आपका घर नहीं चलाएगा, कोई भी बैंक आपका घर नहीं चलाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एक नॉर्मल बैंक और आपके फैमिली के कंटेक्स में समझे, तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा जस्ट बिकॉज आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और कम कमा रहे हैं। तो इतने मजे की लाइफ तो कौन देगा? समझ आ रहे हैं ना, कि आप एक्सोटिक वेकेशंस पे जाते हैं और अर्निंग कम है और आपको पता है कि हम तो जाएंगे, बैंक हमारे बाजू में ही है, वो लोन दे देगा हमको। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं, कैन प्रिंट न्यू मनी ना। देखो ये जो पैसा है वो, जो आपके पास वो 500 के नोट आते हैं, दैट इज नॉट द मनी। वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। अगर आप उस पर पढ़ोगे ध्यान से वो नोट पे, तो उस पे लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू गिव बेयर 500 रुपीज, और उसके नीचे RBI गवर्नर के साइन होते हैं,
ठीक है, अभी भी अगर आसपास है एक नोट तो देख लो, ऐसा है। तो ये जो करेंसी नोट्स हैं दे आर नॉट द एक्चुअल मनी, ठीक है, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। और क्योंकि वो सर्टिफिकेट आरबीआई के गवर्नर ने इशू किया है, तो वो सर्टिफिकेट की एक वैल्यू है कि जिसके पास भी सर्टिफिकेट होगा, अगर वो मेरे पास आएगा, मी द आरबीआई गवर्नर, तो मैं उस इंसान को 500 रुपीज दे दूंगा। ठीक है, तो उस पेपर की उतनी वैल्यू है बिकॉज ऑफ दैट साइन। बट वो 500 रुपीज जब वो देगा, तो वो कौन से 500 रुपीज होंगे, जो एक एक रुपए के सिक्के होंगे 500, या एक एक रुपए के नोट्स होंगे 500, क्योंकि इंडिया की जो करेंसी है वो रुपया है, 10 रुपया या 50 रुपया या 500 रुपया नहीं है। तो इसके अलावा जो भी नोट्स हैं वो सबके सब सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, उन सब की अंडरलाइंग वैल्यू इज दैट मच जो उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो और सर्टिफिकेट्स छाप के उस पर साइन करके हम लोग हमारा कोई इकोनॉमी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे। कोई भी गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करेंसी ही प्रिंट कर सकती है, जितना कि उनके पास गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। तो समझ लो आप एक इमेजिनरी सिनेरियो समझो, हमारे पास पूरे कंट्री में हमारी जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, सबके पास कुछ ना कुछ करेंसी नोट्स हैं। अगर सबके सब चले जाएं आरबीआई के पास कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है आपका इशू किया हुआ, आप ये रखो और मुझे तो मेरे पैसे दे दो, है ना, तो आरबीआई को वो पैसे देने पड़ेंगे, वो एक एक रुपए के उतने नोट देने पड़ेंगे, एक एक रुपए के उतने सिक्के देने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो अगर सब लोग ऐसा करने लगे, तो कैन आरबीआई अफोर्ड टू गिव अवे दैट मनी? तो आरबीआई उतने ही करेंसी नोट छाप सकता है जितने वो एक्चुअल में दे सके, अगर सब लोग आ गए मेरे पास पैसे लेने तो। ठीक है, तो वो पैसे कहाँ से देंगे? वो पैसे आरबीआई जो उनके पास गोल्ड है, वो गोल्ड सेल करके वो पैसे अर्न करेगी और फिर वो पैसे हमको देगी, ठीक है। तो जितना एक कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व है, उतनी ही उस कंट्री के गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, राइट, रीपे करने की। तो वो उतने ही कैपेसिटी के करेंसी नोट्स इशू कर सकते हैं कि कभी अगर सबके सब आ गए मेरे पास पैसे लेने, तो मेरे पास ये गोल्ड है, उसके अगेंस्ट मैं ये पैसे लेके वो गोल्ड इनको दे दूंगा उतने वैल्यू का। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी कंट्री इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी परचेज प्रिंट नहीं कर सकता। क्लियर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी लिखा है, अच्छा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आई थिंक सभी ने पढ़ ही लिया होगा कि एनीथिंग दैट एवरीवन एक्सेप्ट्स एज करेंसी इज कॉल्ड करेंसी मनी। हाँ, ठीक है। सो व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट मीन? सबको समझ आ गया? कमाई और खर्चे का डिफरेंस। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये फिस्कल डेफिसिट फंड कैसे होता है। तो गवर्नमेंट बोरो करती है, लोन लेती है, राइट, या डेट लेती है। तो गवर्नमेंट नॉर्मली बॉन्ड्स इशू करती है। वो बॉन्ड्स क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स हैं, तो पीपल हैव दैट ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट तो कभी भागेगी नहीं हमारे पैसे लेके, या गवर्नमेंट कभी ऐसे हाथ खड़े नहीं करेगी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, कर लो जो करना है ना, जो नॉर्मल केसेस में हो जाता है। तो ये ट्रस्ट है, तो लोग वो गवर्नमेंट को लोन या डेट दे देते हैं, और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट हम लोगों को इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। सो दैट्स हाउ गवर्नमेंट फंड्स दिस डेफिसिट। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये है डेफिसिट, ठीक है। विच सेक्टर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द टर्शरी सेक्टर इन इकोनॉमिक टर्म्स? ठीक है, तो मोस्टली सभी का आंसर सही है। देर आर थ्री सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहला और सबसे पुराना है एग्रीकल्चर। इनिशियली व्हेन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो एग्रीकल्चर वाज द ओनली सेक्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज्यादा था नहीं, बहुत ही कम फैक्ट्रीज थी। देन आवर फोकस शिफ्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हुआ, नॉट इतना स्ट्रांग कि हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे, बट अपना डेवलपमेंट सस्टेन कर पाए उतना स्ट्रांग, ठीक है। नाउ आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन हैपेंड इन 1991, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर भी बहुत बूम किया है। तो थर्ड सेक्टर इज सर्विसेज सेक्टर। तो एग्रीकल्चर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी, क्योंकि वो सेकेंड वेव था जब मैन्युफैक्चरिंग बूम हुआ। नाउ द सर्विसेज हैज बूम्ड, तो सर्विसेज इज कॉल्ड द टर्शरी सेक्टर।
ठीक है। सो दीज आर द प्राइम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और रिलेटेड इंडस्ट्रीज आते हैं, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड में सर्विसेज। तो सर्विसेज में क्या क्या आ गया? सर्विसेज में जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं, तो ये सब सर्विसेज ही है, राइट। एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम करके कंप्यूटर पे एक कंपनी को ऑफर कर दिया जाता है। तो कोई फिजिकल चीज मूव नहीं हुई, कुछ कोई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ी, कोई प्रोडक्शन नहीं करना पड़ा, राइट। बट एक सर्विस थी जो हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने कुछ एक चीज डिजाइन की, डेवलप की, और उसको हमने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, राइट। सो ये सर्विस हो गया। तो हमारे जितने भी आईटी कंपनीज हैं, विप्रो है, इन्फोसिस है, वो सब के सब इस टर्शरी सेक्टर में ही आते हैं, ठीक है। Which organization is responsible for providing credit to agriculture sector in India? हम्म। सो आरबीआई आरबीआई क्रेडिट नहीं देता है कोई भी सेक्टर को डायरेक्टली। आरबीआई जो भी क्रेडिट देता है या लोन देता है वो बैंक्स के थ्रू करवाता है, ठीक है। आरबीआई डायरेक्टली कोई भी बैंक कोई भी लोन नहीं ऑफर करता, ठीक है। सो द आंसर इज नबार्ड। आप लोग फुल फॉर्म अगर पढ़ेंगे, फुल नेम, तो भी आपको समझ में आएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डायरेक्ट इसके नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशली ये एक बैंक बनाया गया है, एंड द नेम इज नबार्ड। तो इनका प्राइमरी पर्पस यही है कि एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास कोई लोन लेने आएगा तो वी विल ऑफर दैट लोन टू दैट पर्सन एट वेरी लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। सेबी का क्या फंक्शन है ये तो आई थिंक आपको पता होगा, एंड आईसीआईसीआई इज बैंक, राइट। तो इसका भी क्या फंक्शन है वो आपको पता होगा, राइट। तो आईसीआईसीआई एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक है, इसका स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर पे कोई फोकस है वैसा नहीं है, ठीक है। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कल ही शायद इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भी डाला था कि व्हाट इज दिस फर्स्ट आई इन आईसीआईसीआई, ये डाला था, ठीक है। सम ऑफ यू आर फॉलोइंग देयर शायद। So NABARD के primary objectives हैं to give financial assistance for increasing agriculture production, to supply the long-term needs for the rural areas. तो रूरल एरियाज में अगर एग्रीकल्चर के अलावा कोई और डेवलपमेंट के लिए भी किसी को लोन चाहिए तो भी NABARD कैन ऑफर द लोन, ठीक है। सो दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ NABARD. Which sector of the Indian economy includes agriculture and allied activities? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड अलाइड एक्टिविटीज। द सर्विसेज सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो, अच्छा ये तो आई है, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। What is the term used for the total value of all final goods and services produced within a country's borders in a given period? क्वार्टरनरी कोई सेक्टर नहीं है, वो बस ऐसे ही लिखा था फोर्थ ऑप्शन के लिए। Within the country's borders in a given time period, एनएनपी भी बोल रहे हैं लोग। सो द आंसर इज, ठीक है। तो जीएनपी एंड जीडीपी इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों ने जीएनपी बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
the value of all the final goods and services produced within a country's borders in a given time period. ठीक है, तो जीएनपी में क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये यूएसए के एग्जांपल से इस ग्राफिक में बताया गया है, ये यूएसए में है। तो इस कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, राइट, ऑल ऑफ दैट इज विद इन द बाउंड्रीज और बॉर्डर्स ऑफ यूएसए, तो दैट विल बी काउंटेड एज जीएनपी। फाइन। तो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन, तो वो जीएनपी होता है। तो यूएसए के जितने भी लोग हैं जो यूएसए में काम कर रहे हैं या कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उन सभी ने जितना भी प्रोडक्शन किया एक साल में, दैट विल बी काउंटेड एज जीएनपी। ठीक है। जीडीपी में क्या होता है, मेजर्स द प्रोडक्शन इनसाइड ऑफ अ कंट्री नो मैटर हु मेक्स इट। ठीक है, तो कौन बना रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी बाउंड्री के अंदर बन रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, तो जीडीपी कितना है उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। जीएनपी कितना है, मतलब हमारे लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया हमारे कंट्री में या बाहर जाके, तो उससे पता चलता है कि हमारे यूएस की पॉपुलेशन की वेल्थ कितनी है। राइट, तो जीएनपी हमें क्या बताता है, साउंड इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑफ अमेरिकन एंड यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो जीएनपी में अगर उस कंट्री के लोग कहीं बाहर जाके भी काम कर रहे हैं तो वो भी जो उनका प्रोडक्शन है वो भी जीएनपी में काउंट होगा। ठीक है, जीडीपी में सिर्फ वही काउंट होगा जो कि उस कंट्री के अंडर बाउंड्रीज के अंडर प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, सो दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय एनीवन, वो इंडिया उस कंट्री का रेजिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ आ रहा है फर्क जीएनपी एंड जीडीपी का? ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये ग्राफिक्स, ये पीपीटी, तो आप लोग वापस भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इंडिया का ढूंढ रहा था बट ये काफी अच्छा था जिसमें काफी क्लैरिटी से जीएनपी जीडीपी समझाया गया है, तो दैट इज व्हाई आई केप्ट इट हियर। Which of the following is not included in the calculations of gross domestic product by the expenditure method? D। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी कैलकुलेशंस। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब कौन से, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बहुत सारी पेमेंट्स होती है जो गवर्नमेंट करती है जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, राइट, कि बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट इट्स पुअर पॉपुलेशन, तो उनके वी कैन से उनकी भलाई के लिए हम लोग काफी सारा फंड उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो पैसे हैं वो उन्होंने कोई सर्विसेज या कोई चीजें प्रोड्यूस करके कमाई नहीं है, राइट, सो दिस ट्रांसफर ऑफ मनी टू देयर अकाउंट दिस विल नॉट बी काउंटेड एज द प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सब्सिडी नहीं एग्जैक्टली बट ये जो ठीक है, बढ़िया धनंजय, सब्सिडी एग्जैक्टली नहीं है ट्रांसफर पेमेंट में, बट जो भी लोगों के भलाई के लिए गवर्नमेंट पैसे भेजती है, ट्रांसफर करती है, जिसमें उन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनकी अर्निंग नहीं है, वो बस वो इस वजह से कि गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट देम, राइट, तो वो वाली जो ट्रांसफर वो वाले जो पेमेंट्स है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। ओके ओके वर्षा, श्योर, तो आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। The first 5-year plan of India primarily focused on which sector? As I just said कि initially when India got independence तो उस समय तो एक ही सेक्टर था इकोनॉमी में, that was agriculture। तो first 5-year plan was from 1951 to 1955। तो 5-year प्लान क्या है, स्टार्टिंग में जब इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया मींस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इट वाज थॉट कि हम लोग
ऐसे छोटे छोटे टाइम के लिए पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, 5 इयर्स का एम रख के हम टारगेट्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे कि हमें 5 इयर्स में इतना अचीव करना है, राइट। तो इस तरीके से हर 5 इयर्स के बाद 5 ईयर प्लान अनाउंस होते थे कि इन दीज 5 इयर्स वी वांट टू टेक आवर एग्रीकल्चर टू दिस लेवल। अगर हमारी एग्रीकल्चर अभी हमारी 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, एंड इफ द एग्रीकल्चर कैन ओनली सस्टेन 30 करोड़, सो वी वुड वांट दिस एग्रीकल्चर टू सपोर्ट एटलीस्ट 35 करोड़, राइट। सो दैट इज हाउ द प्लान्स वर मेड। 5 ईयर का एक होराइजन सेट करके प्लान्स बनाए जाते थे। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स वाला प्रोसेस है, दिस वेंट ऑन टिल 1914, एंड देन दिस 5 ईयर प्लान थिंग वाज एबोलिश्ड। ठीक है, तो 1914 तक ये 1914 नहीं, सॉरी 2014, तो 2014 तक ये 5 ईयर प्लान्स बनते थे। और एक एजेंसी थी प्लानिंग कमीशन, जो ये 5 ईयर प्लान्स बनाते थे एंड फिर इनको इम्प्लीमेंट कराते थे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। देन इन 2014 दिस प्लानिंग कमीशन वाज डिसकंटिन्यूड, और उसकी जगह पे एक नया थिंक टैंक आया, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग। ठीक है, तो 2014 से फिर अभी तक नीति आयोग है। देन नाउ दिस नीति आयोग कम्स अप विद न्यू स्कीम्स एंड प्लान्स, और वो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको इम्प्लीमेंट कराना। प्लानिंग कमीशन में इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्लानिंग कमीशन की ही थी। ठीक है, अभी नीति आयोग सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी जैसा है कि वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी ऐसी स्कीम्स बना सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की मर्जी है वो स्कीम्स एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करके फिर उनको इम्प्लीमेंट कराए कि ना करे। प्लानिंग कमीशन के पास उस सेंस में एक ऑटोनॉमी थी कि वो स्कीम्स बना के उनको खुद इम्प्लीमेंट भी करवा सकते थे। ठीक है, तो इनिशियली कौन सा सेक्टर पे फोकस था? ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर। नीति आयोग के मेंबर्स नॉर्मली डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लाए जाते हैं। तो अभी जो नीति आयोग के चेयरपर्सन है, ही इज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, ही वाज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर इन मणिपाल यूनिवर्सिटी आई थिंक। तो उसके पहले जो चेयरमैन थे वो यूएस की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। नॉर्मली वो इकोनॉमिस्ट ही होते हैं। लास्ट वाले में फोकस किस पर था यार, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये नहीं था। The concept of green revolution in India was introduced during which 5 year plan? So it was third 5 year plan. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 1951 से 5 year प्लान स्टार्ट हुए थे, राइट। देन 1956 में सेकंड प्लान स्टार्ट हुआ, 1961 में थर्ड प्लान स्टार्ट हुआ। तो थर्ड प्लान में इट वाज डिसाइडेड कि हमें हमारा एग्रीकल्चर जो अभी जिस रेट से ग्रो हो रहा है उससे थोड़ा और ज्यादा रेट से ग्रो कराना पड़ेगा, सो दैट वी कैन बिकम सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर। हम हमारी पॉपुलेशन को हमारे अंदर की प्रोडक्शन से ही खिला सकें, बाहर से हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े। स्टार्टिंग के 15-20 ईयर्स इंडिया हैड टू इम्पोर्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट हम हमारी पॉपुलेशन को खाना खिला सकें। ठीक है, हमारा जो फूड प्रोडक्शन था खुद का इंडिया में उतना नहीं था कि हमारी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। सो दैट इज व्हाई ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज प्लान्ड। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्राइमरी पर्पस यही था कि फूड ग्रेन्स जो इंडिया में उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा था वो बढ़े। ठीक है, तो इवेंचुअली ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो भी एम था इट वाज अचीव्ड इन 10 to 12 years। बहुत सारे हमने टेक्नोलॉजी एंड फार्मिंग टेक्निक्स यूज किए जिससे हमारा फार्मिंग का प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड ओवरसीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया? इन सभी में से कौन सा?
ये गलत है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन तो अभी है नहीं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड ओवरसीइंग द डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक पुराना है, ये गलती से आ गया है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इट इज नाउ नीति आयोग, तो आंसर यहाँ पे नीति आयोग आएगा, ऑप्शन में भी नीति आयोग आएगा। एंड यहाँ पे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में कंपैरिजन है। ठीक है, तो जो मैं आपको अभी बता रहा था कि प्लानिंग कमीशन हैड फुल कंट्रोल ऑन पॉलिसी फ्लो, वो लोग बना सकते थे और उसको इम्प्लीमेंट करा सकते थे। नीति आयोग का कोई पॉलिसी में कोई कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, उस पे पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट की कि नहीं बनेगी, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगी कि नहीं करेगी, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर ही है। ठीक है, व्हेन वाज इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड? 1991, यस। ठीक है, तो 1991 के बारे में आप लोग ने पढ़ा तो होगा। ठीक है, इन 1991 India opened its economy, so there were three terms that are mentioned: L, P, and G. ठीक है, so LPG, liberalization, privatization, and globalization. राइट, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इंडिया लिबरलाइज्ड इट्स इकोनॉमी। प्राइवेटाइजेशन मींस इंडिया में जो इंडस्ट्री थी और उस टाइम पे ऑलमोस्ट सबकी सब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, तो उसमें से काफी सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया, नॉट कंप्लीटली तो पार्शियली। एंड ग्लोबलाइजेशन मींस बाहर की इंडस्ट्रीज को भी इंडिया में अलाउ किया गया। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जो थी कि आपको आपकी इकोनॉमी में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट, सो दीज कंडीशंस वर सेट बाय द वर्ल्ड बैंक। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे 1991 में इंडिया का जो सिचुएशन था वो ऐसा था कि वी नीडेड सम रिफॉर्म्स एंड वी नीडेड देम इमीडिएटली। ठीक है, देयर वाज नो स्कोप ऑफ एनी डिले, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स था वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए सफिशिएंट था। 2 वीक्स तक हम लोग ऑयल परचेज कर सकते थे, उसके बाद वो पैसे भी खत्म हो जाते। फिर उसके बाद हमारे देश में गाड़ियां चलाने के लिए ऑयल नहीं रहता, पेट्रोल नहीं रहता, राइट, तो इतना कम फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। फाइन, सो सम स्टेप्स हैड टू बी टेकन, एंड वो स्टेप्स लेने के लिए, पैसे लेने के लिए हम लोग फिर गए वर्ल्ड बैंक के पास। जैसे अभी आप लोग पाकिस्तान के बारे में सुनते हो, पाकिस्तान की जो हालत आजकल है शायद वैसी ही हालत उस समय थी इंडिया की। ठीक है, सो पाकिस्तान भी अभी वर्ल्ड बैंक के चक्कर काटते रहता है, और वर्ल्ड बैंक बहुत सारी कंडीशंस रखता है कि हम लोग आपको लोन तो दे देंगे, तो दे हैव टू मेक श्योर कि ये लोन हमारा वापस आ जाए, राइट। एंड वापस वो कब आएगा? जब इन लोग के फालतू के खर्चे कम होंगे तब। सो दैट इज व्हाई द बैंक पुट्स अ लॉट ऑफ कंडीशंस कि आपको ये करना पड़ेगा, ये ऐसा चीजें बंद करनी पड़ेगी। तो उन्हीं जो कंडीशंस थी उनमें से ही ये सब तीनों निकल के आई कि आपको आपकी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा एंड ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, राइट। सो दीज वर द कंडीशंस पुट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, एंड दे हैड टू कॉम्प्लाई, उनके पास कोई उपाय था भी नहीं। एंड आफ्टर दैट द थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग अप। ठीक है, तो वो जो तीन चीजें चेंज की उसके बाद से फिर इंडियन इकोनॉमी इट हैज बीन ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। तो 1991 के बाद अगर आप देखोगे कोई भी एक साल का इंडिकेटर आप देखो सेंसेक्स का, तो इट विल ऑलमोस्ट शो अबव। ठीक है ना, जिस मार्क पे पिछले साल एंड हुआ था उससे ऊपर ही अगले साल एंड हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ने ये उसमें भी देखा होगा स्कैम, अगर आपने देखी है वो सीरीज, तो स्कैम में भी ये बताया था 91 का ही था वो स्कैम का सीरीज। तो ठीक है, तो उस समय भी उसने बताया था कि बहुत पोटेंशियल है, एंड इट हैज पेड वेल। What was one of the primary goals of new economic policy of 1991? तो जो ये एलपीजी वाली पॉलिसी आई थी उसका एक प्राइमरी गोल, बहुत सारे थे, उनमें से एक कौन सा था?
see to reduce fiscal deficit, to control inflation, to promote heavy industry. ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी तो एक्चुअली थी हमारी तब तक, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल 1991 इंडिया हैड अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। इवन इफ देर इज अ प्राइवेट इंडस्ट्री तो उसका कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। गवर्नमेंट से उनको हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा कि आई कैन रन दिस इंडस्ट्री, एंड गवर्नमेंट जब चाहे वो लाइसेंस कैंसिल करके वो इंडस्ट्री को बंद करा सकती है। ठीक है, तो द एंटायर कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी वॉज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसा 1991 तक था। देन आफ्टर दिस पॉलिसी इंडिया बिकेम अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि कोई भी यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री डाल सकता है, कमा सकता है, हमको थोड़ा सा टैक्स दे दो बस, बाकी आप करते रहो, एंड यू हैव टू फॉलो सम बेसिक रूल्स, की एनवायरमेंट के रूल्स हैं, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी रहेगी। ठीक है, सो द पर्पस वॉज टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट तो था ही, वी हैड सच लेस अमाउंट ऑफ मनी कि देयर वाज नो अदर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वाज द क्राइसिस, ये मैंने यहाँ पे डाला है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो कि इंपोर्ट्स के लिए पे किया जाता है, उसका जो हमारे पास रिजर्व था वो बहुत ही कम रह गया था। ठीक है, एंड व्हेन वी वेंट टू द आईएमएफ, तो आईएमएफ ने बहुत सारी कंडीशंस लगाई एंड दे गेव अस द लोन, बट विद अ लॉट ऑफ कंडीशंस एंड वी हैड टू इम्प्लीमेंट दोज कंडीशंस। हाँ, अच्छा 10 बज गए क्या? ठीक है, तो अभी ज़्यादा वैसे बचा भी नहीं है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 10। तो बाकी जो है मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये प्रेजेंटेशन, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइन, तो वी विल नॉट गो एनी फर्दर, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, तो बट ठीक है, आप लोग पढ़ तो सकते हैं। ठीक है, तो आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू ऑल ऑन द ग्रुप, तो वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें कुछ आप लोग का मेजरली तो आपको आता ही था, तो बस कुछ रिवीजन हो गया होगा। ओके, फाइन, थैंक यू देन। व्हाट इज कमिंग इन जीके फॉर द अपकमिंग टेस्ट, वो मैंने लिखा है ना कुछ तो टॉपिक्स, वो मैसेज पिन किया हुआ है उसमें, एक बार देखो ना। ओके, बाय देन, थैंक यू। Bye, sir. Thank you. बाय सो बाय।